नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान सिंह पर। मेरा नाम है आर्यन कुलश्रेष्ठ और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की अगर बात करें तो कंप्यूटर्स की जो वैसे तो हम लोग कंप्यूटर्स आने से पहले काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे। इंस्ट्रूमेंट लाइक स्केल तो वैसे बहुत कॉमन हो गया। स्केल से भी और पहले मतलब स्केल जैसे ही काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, डिवाइसेस थी। डिवाइसेस मतलब इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस नहीं, एक मैकेनिकल डिवाइसेस थी, इंस्ट्रूमेंट्स थे। ओके, बट अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ, 1901 में एक साइंटिस्ट थे जिनका कि नाम बहुत अजीब था। मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट जे डी सोला प्राइस। ओके, सो ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक मैकेनिकल डिवाइस डेवलप करी जिसका कि नाम था एंटीकेथेरा। एंटीकेथेरा मैकेनिज्म नाम दिया इन्होंने इसको। ओके, सो मैं दोबारा लिख देता हूँ, वेट, अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा। एंटीकेथेरा। ओके, एंटीकेथेरा मैकेनिज्म दिया इन्होंने। ये कोई मैकेनिज्म नहीं था, मेथड नहीं था, ये एक डिवाइस थी। फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये एक डिवाइस थी जो कि बड़ी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के काम आती थी, क्योंकि साइंटिस्ट को चाहिए थी एक ऐसी डिवाइस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कह लीजिए एक ऐसी डिवाइस जो कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को कर सके मिनटों में। ओके, वहाँ पर सेकंड्स की तो बात होती ही नहीं थी, आजकल हम लोग सेकंड्स में कर लेते हैं, बट वो चाहते थे कि एटलीस्ट मिनटों में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए। ओके, तो ये एक साइंटिस्ट थे, डायरेक्ट जे डी सोला प्राइस, बहुत अजीब नाम है। इन्होंने 1901 में एंटीकेथेरा मैकेनिज्म दिया। ये एक डिवाइस थी जो कि बड़ी बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस कर सकती थी, बड़ी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकती थी, नॉट जस्ट प्लस माइनस डिवाइड इनटू। ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते थे उनको भी सॉल्व कर सकती थी। जैसे कि अगर मैं वैल्यू इससे निकलवाऊँ c की, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कैलकुलेशंस इक्वेशन थी जो कि मैंने आई थिंक 8th क्लास में पढ़ी थी, हाँ शायद। तो इस इक्वेशन को भी ये एंटीकेथेरा मैकेनिज्म सॉल्व कर सकता था। ये इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल डिवाइस था जो इन्होंने बनाया था। ओके, सो इसी के बाद में नाम आता है चार्ल्स बेबेज का। चार्ल्स बेबेज ने, हालांकि बीच में और भी कई सारी घटनाएं हुई थी, उनके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, इसके बाद आते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने एक अपनी नई डिवाइस इन्वेंट करी थी जिसका कि नाम था डिफरेंस इंजन। ओके, सो वो डिफरेंस इंजन, इट्स नॉट अ इंजन, इट वाज नॉट अ इंजन, इट इज़ अ डिवाइस। ओके, सो उन्होंने एक डिवाइस बनाई थी, डिफरेंस इंजन। ओके, सो डिफरेंस इंजन भी एक कैलकुलेटर था। ओके, एंड ये भी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस होती थी उनको करने के काबिल था। ओके, सो डिफरेंस इंजन के बाद में, डिफरेंस इंजन जो था उसको चार्ल्स बेबेज ने एक्चुअल में तब नाम दिया था कंप्यूटर। ओके, सो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया। डिफरेंस इंजन एक कैलकुलेटर था, इट्स नॉट अ इंजन। ओके, ये नेविगेशनल कैलकुलेशंस करने के काम आता था डिफरेंस इंजन। ओके,
एंड डिफरेंस इंजन के बाद में धीरे धीरे स्टार्टिंग हुई कंप्यूटर की तरफ बढ़ने की, मतलब कि एक ऑटोमेटिक डिवाइस बनाने की। ऑटोमेटिक से मेरा मतलब है ये जितने भी डिफरेंस इंजन था या फिर एंटी की तरह मैकेनिज़्म था, उनको ज़रूरत पड़ती थी किसी मोटर की या किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस की। ओके, बट जब ये डिफरेंस इंजन आया, डिफरेंस इंजन के बाद में शुरुआत हो गई एक ऑटोमेटिक डिवाइस बनाने की, मतलब कि उसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें और वो ऑटोमेटिक चलता रहे। ओके, सो चार्ल्स बेबेज ने जब डिफरेंस इंजन बनाया उसके बाद में, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कंप्यूटर की तरफ बढ़ चुके थे, बट उसके बाद में उन्होंने एक और सिंपलर डिवाइस बनाई जिसका कि नाम था एनालिटिकल इंजन। ओके, एनालिटिकल इंजन। ओके, ये हम लोग धीरे धीरे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, सो एनालिटिकल इंजन भी काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था। ओके, एंड एनालिटिकल इंजन के बाद में उन्होंने और इसको मॉडिफाई किया और इसमें नए नए चेंजेस किए, जैसे कि उन्होंने इसमें इंटीग्रेटेड मेमोरी लगा दी। इंटीग्रेटेड मेमोरी मतलब कि इसी जो ये कैलकुलेटर उन्होंने बनाया था, इसी कैलकुलेटर में एक छोटी सी मेमोरी लगा दी जो कि क्या कर सकती थी, जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें कि आपको पहले का सम, मतलब x की वैल्यू कहीं पे स्टोर करनी है, तब आपको a की वैल्यू मिलेगी x प्लस वाई। कुछ ऐसी कैलकुलेशंस थी अगर हो, जिसमें कि आपको x और y दोनों स्टोर करने पड़े, तो आपको तब आपको a की वैल्यू मिलेगी। तो इन कैलकुलेशंस के लिए उन्होंने इस एनालिटिकल इंजन में एक छोटी सी इंटीग्रेटेड मेमोरी लगा दी। ओके, फिर इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद में क्या हुआ, जो एनालिटिकल इंजन था काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, काफ़ी सारी डिमांड आने लगी इसकी, और इसको मतलब बेचने के लिए बनाना शुरू किया गया, मतलब कि एक कमर्शियल डिवाइस बोल सकते हैं इसको। बट ये कमर्शियल सिर्फ उनके लिए थी जो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह थे, उनके लिए। ओके, सो इसमें क्या होता था ना, काफ़ी सारे पार्ट्स थे इसके छोटे छोटे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एनालिटिकल इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टॉप कर दी। ओके, वो स्टॉप क्यों करी, क्योंकि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा थे। उन ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए वो छोटी छोटी डिवाइसेस को जोड़ना बनाना, उसके लिए मैन पावर बहुत लग रही थी, उतने लोग तब थे नहीं। तो इसलिए उन्होंने इस एनालिटिकल इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो रोक दी, इस पर बैन लगा दिया। इस पर बैन लगाया तो फिर जो चार्ल्स बेबेज का जो बेटा था हेनरी बेबेज, उन्होंने इस एनालिटिकल इंजन को देखा, उसको पढ़ा और उसमें और कुछ चेंजेस किए, बट फिर भी वो एक बेटर कंप्यूटर कह सकते हैं, एक बेटर कंप्यूटर नहीं था, या फिर कहेंगे एनालिटिकल इंजन एक कंप्यूटर नहीं बन पाया फिर भी। ओके, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 1938 में, वेट अच्छे से लिख देता हूँ इसको मैं। सो 1938 में यूएस नेवी की जो R&D टीम थी, उन्होंने यूएस नेवी ने एक डिवाइस बनाई जो कि पहली एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनालॉग डिवाइस बनाई इन्होंने, एनालॉग डिवाइस।
ओके, सो यूएस नेवी की आर&डी टीम ने एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनालॉग डिवाइस बनाई। इन्होंने ये डिवाइस बनाई थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, वर्ल्ड वॉर 2 में। ओके, वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने ये डिवाइस क्यों बनाई थी? क्योंकि सबमरीन्स में जो टॉर्पेडोज लगे होते हैं, टॉर्पेडोज यानी कि सबमरीन में जो मिसाइल्स होती हैं, टॉर्पेडोज जो होते हैं उनकी फायरिंग पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास में एक टॉपिक आता है ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज को। अरे एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसकी हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करते हैं। ये मेथड यूएस नेवी ने बनाया था, मतलब इस मशीन से हम लोग ये हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर सकते थे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज। सो ये हाइपोटेन्यूज किस लिए? मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर सबमरीन है और यहाँ पर कोई दूसरी सबमरीन है, दुश्मन की सबमरीन है, तो वो टॉर्पेडो किस एंगल पर फायर किया जाए कि वो सीधा सबमरीन को लगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए यूएस नेवी ने एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनालॉग डिवाइस बनाई थी, जिसका कि नाम उन्होंने दिया था टॉर्पीडो डेटा कंप्यूटर। टॉर्पीडो डेटा कंप्यूटर। ये पहली एक डिवाइस थी जिसको कि कंप्यूटर नाम दिया गया था। मतलब कि कंप्यूटर का जो इन्वेंशन है ना, वो ब्रिटेन और यूएस के बीच घूमता रहा। ओके, तो पहले ब्रिटेन में कुछ कहानी हो रही थी, चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन में थे, उन्होंने कुछ बनाया, एनालॉग इंजन वगैरह कुछ बनाया। उसके बाद में वो यूएस नेवी में पता लगा, यूएस नेवी ने और उसको और मॉडिफाई किया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनालॉग डिवाइस टॉर्पीडो डेटा कंप्यूटर बनाया। ओके, फिर इसके बाद में एक साइंटिस्ट थे जूस केजी। ओके, तो जूस केजी ने क्या किया? जूस केजी ने एक कंप्यूटर बनाया Z4 करके। ये 24 नहीं है, Z4 है। तो Z4 जो कंप्यूटर था, ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। ओके, ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जो कि जूस की जो कंपनी थी, जूस नाम से, बड़ा अजीब नाम है यार, जूस नाम से, जूस कंपनी ने ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर बनाया था 1941 में। सो इसके बाद क्या हुआ? जूस के बाद पोस्ट ऑफिस की एक R&D टीम थी लंदन में। ओके, उन्होंने वो साइंटिस्ट का नाम लिख देता हूँ मैं, बड़ा ही अच्छा नाम है साइंटिस्ट का, टॉमी फ्लावर्स। ओके, सो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन्वेंट करी थी वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स इन्होंने इन्वेंट करी थी। अब क्यों इन्वेंट करी थी, कहाँ से इन्वेंट करी थी, वो बहुत लंबी कहानी है, सिर्फ इतना समझ लो। पोस्ट ऑफिस में की जो R&D टीम थी लंदन में, उन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स इन्वेंट करी थी। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो थी ना, यहाँ से जो यूएस नेवी ने जो पहला कंप्यूटर बनाया था टॉर्पीडो डेटा कंप्यूटर, वहाँ से उस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स को लगाया गया। ठीक है, वहाँ से वो कंप्यूटर और इम्प्रूव हुआ और छोटा बना, क्योंकि पहले के कंप्यूटर वो बहुत बड़े बड़े होते थे। ओके, तो वैक्यूम ट्यूब लगाई गई, तो वहाँ से हमको मिला फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जेन। ओके, फर्स्ट जेन मिला हमको, जिसमें कि यूज़ होती थी वैक्यूम ट्यूब्स। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो पहला कंप्यूटर था, फर्स्ट जेन कंप्यूटर था, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। ओके, ये काफ़ी स्लो होते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब आज के कंपैरिजन में कहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, मतलब पहले भी काफ़ी स्लो होते थे ये, है ना। और इनका जो इनपुट आउटपुट सिस्टम था वो होता था पंच कार्ड के थ्रू, पंच कार्ड के थ्रू। ओके, पंच कार्ड के थ्रू ही हम लोग इनपुट देते थे, पंच कार्ड के थ्रू ही आउटपुट आता था। पंच कार्ड की फ़ोटो स्क्रीन पर आ रही होगी आपके। ओके,
सो पंच कार्ड के थ्रू हम इसमें इनपुट या आउटपुट देते थे। वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, काफ़ी स्लो होते थे, काफ़ी बड़े होते थे, लार्ज इन साइज। ठीक है, तो फर्स्ट जेन ऑफ कंप्यूटर जब आया तो काफ़ी बड़े थे, पंच कार्ड यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे। ओके, सो जब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया उसमें यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके उसमें यूज़ किया गया ट्रांजिस्टर्स का। ठीक है, बीच में मैं एक बात और बता देता हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वैक्यूम ट्यूब्स या फिर ये ट्रांजिस्टर्स इनका यूज़ क्या था, मतलब एक्चुअल में क्या यूज़ करते थे ये लोग। तो ये लोग जो मतलब लोग नहीं, मतलब ये जो चीज़ें थी इनका यूज़ किया जाता था बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग के लिए। ओके, इसका जो यूज़ था वो लॉजिक बिल्डिंग के लिए यूज़ की जाती थी। ट्रांजिस्टर्स हो गए या वैक्यूम ट्यूब्स हो गई, जो भी ये थी। ठीक है, और जब ये सेकंड जेन ऑफ कंप्यूटर आया, ये दूसरे मतलब जो फर्स्ट जेन था उससे छोटा था, काफ़ी छोटा था। कोशिश करूँगा अगर मुझे कोई इमेज मिल गई तो मैं डाल दूँगा। ठीक है, काफ़ी छोटा था और लिख देता हूँ मैं स्मॉल इन साइज़, और फास्ट थे ये, काफ़ी ज़्यादा फास्ट थे फर्स्ट जेन से। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम लोग थर्ड जेन की। थर्ड जेन में भी हम लोग जो अभी हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे हम लोग थर्ड जेन में भी। थर्ड जेन, ओके, थर्ड जेन में हम लोगों ने यूज़ करी ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके आईसी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी हम लोगों ने यूज़ करी। आईसी यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो गए, बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। आईसी कैसे बताऊँ, आईसी ना एक इस तरीके की डिवाइस होती है, मतलब चिप होती है एक तरीके से, जिसमें ये पिन्स निकली रहती हैं चारों तरफ, इस तरीके की डिवाइस होती है आईसी। ओके, सो आईसी यूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो गए, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए। फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में करें तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए, बट सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए ये वाले कंप्यूटर्स। ओके, फिर इसके बाद में हम लोगों ने यूज़ किया मॉसफेट का। मॉसफेट छोड़ो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, सिर्फ इतना समझो। थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज़ किया हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन हम लोग कह सकते हैं कि फोर्थ जनरेशन वो कंप्यूटर है जो कि हम लोग आजकल यूज़ करते हैं। इसमें यूज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन में जो पहला कंप्यूटर था उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता था। अगर उसको कंपेयर करें आजकल के कंप्यूटर्स के मुकाबले तो वो भी काफ़ी स्लो था। ओके, क्योंकि मॉडिफिकेशंस चलते रहे कंप्यूटर में। बट ये माइक्रो प्रोसेसर एक लास्ट है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर के बाद हमको अभी तक कोई ऐसी एडवांस चीज़ नहीं मिली है माइक्रो प्रोसेसर से भी ज़्यादा जो कि काम आ सके। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर ना एक चिप होती है, काफ़ी ज़्यादा वेटेड होती है ये, मतलब इतनी बड़ी होती है जितनी बड़ी मैंने बनाई। ठीक है, इसमें डॉट्स होते हैं ऐसे करके और बीच में एक सर्किट होता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ दिखता है माइक्रो प्रोसेसर, और ये ना सिलिकॉन से बना होता है, सिलिकॉन चिप होती है ये। ओके, सिलिकॉन चिप होती है माइक्रो प्रोसेसर,
जिसमें कि इनबिल्ट कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, कई सारे डिवाइसेस होती हैं। लाइक इसमें एक क्लॉक होती है, ठीक है। अब आप पूछेंगे भाई इसमें क्लॉक क्यों होती है, किस काम की होती है। कई लोग सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर में क्लॉक चलती है उसके लिए, नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंप्यूटर को ऑर्डर दिया कि मेरे को रोज़ सुबह 6 बजे उठा देना, या फिर ये भी नहीं, आपने कंप्यूटर ऑर्डर दिया कि आप हर घंटे पर आवर, ठीक है, एक बीप बजाएंगे फॉर एनी रीज़न, ठीक है। हर घंटे आप एक बीप बजाएंगे तो कंप्यूटर जो टाइम इंटरवल जो कैलकुलेट करेगा वो इसी क्लॉक से कैलकुलेट करेगा। इसमें कोई घड़ी नहीं होती है, बट इसको हम लोग क्लॉक बोलते हैं, टाइम क्लॉक, ठीक है। इस माइक्रो प्रोसेसर में एक क्लॉक भी होती है, और भी कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि रजिस्टर्स होते हैं और ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं इसमें, यस, है ना। कई सारी छोटी छोटी आईसीज भी होती हैं, बट ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, ओके। इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है। तो बस इतना ही समझ लीजिए, माइक्रो प्रोसेसर ये चीज़ होती है, सिलिकॉन चिप होती है, जो कि आजकल के कंप्यूटर्स में यूज़ होती है। इससे ज़्यादा एडवांस हमारे पास अभी तक कुछ नहीं आया है, ठीक है। ये वाले कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो गए, लाइट वेट हो गए, ओके, फास्ट हो गए एज़ कंप्यूटर टू थर्ड जनरेशन, ओके, फास्ट हो गए। एंड इसमें ना एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करी गई 4th जनरेशन में, माइक्रो प्रोसेसर के अलावा दूसरी चीज़ इंट्रोड्यूस करी गई, सिस्टम ऑन अ चिप, SoC, ठीक है। सिस्टम ऑन अ चिप, सिस्टम ऑन अ चिप, जिसको कि आजकल हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं कंप्यूटर का, वो एक्चुअल में एक SoC है। SoC मतलब कि एक ऐसी चिप, एक ऐसा कार्ड जिसमें कि कई सारे डिवाइसेस इंटीग्रेटेड हों, कई सारे एलिमेंट्स इंटीग्रेटेड हों, तो वो SoC कहलाती है। मतलब कि सिस्टम ऑन चिप, ओके। सो ये SoC होती है, सिस्टम ऑन चिप, कूल। सो ये लास्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की, मतलब हो सकता है आपको किताबों में और भी कई सारी जनरेशन मिल जाए, बट टेक्निकली ये लास्ट जनरेशन थी, क्योंकि इसके बाद में माइक्रो प्रोसेसर के बाद हमको और कुछ ऐसा नहीं मिला जो कि लॉजिक बिल्डिंग माइक्रो प्रोसेसर से भी बेहतर कर सके, ओके। सो ये लास्ट जनरेशन थी। यही थी पूरी हिस्ट्री कंप्यूटर्स की, मतलब हम लोग कैसे एक जो पहला कंप्यूटर, जो पहली डिवाइस जो मैंने आपको बताई थी, एंटीकिथेरा मैकेनिज़्म, वो एंटीकिथेरा मैकेनिज़्म से हम लोग ये माइक्रो प्रोसेसर तक कैसे पहुँचे, वो पूरी जर्नी मैंने आपको बताई। एंटीकिथेरा के बाद चार्ल्स बेबेज आए, उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, डिफरेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन आया। एनालिटिकल इंजन काफ़ी एडवांस था डिफरेंस इंजन से। फिर वो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद हो गई, उसकी फंडिंग पर बैन लग गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। फिर US नेवी ने एक टॉर्पेडो डेटा कंप्यूटर बनाया। टॉर्पेडो डेटा कंप्यूटर के बाद में फिर लंदन में वैक्यूम ट्यूब्स इन्वेंट हुई। वैक्यूम ट्यूब्स इन्वेंट हुई तो बीच में जो हमारे एक साइंटिस्ट है जूस केजी, उन्होंने अपना एक कमर्शियल कंप्यूटर की कंपनी खोल दी थी, वो बेचना चालू कर दिया था। बट उसके बाद में वैक्यूम ट्यूब्स आई। वैक्यूम ट्यूब्स ने कंप्यूटर्स को और एडवांस किया और हल्का किया और फास्ट किया। उसके बाद में ऐसे ऐसे करते करते हम लोग 4th जनरेशन पर आ चुके हैं। इसके बाद पता नहीं क्या होगा, फ़िलहाल इतना ही है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।